वक्त की पाबंदियों को तोड़कर जब कोई परिंदा मुडेर पर आकर सुरीली सदा देने लगे, जब कोई बेबसी, लाचारी, मिस्कीनी और बंदिशों से आगे की सोच रखता हो, जब कोई अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करने की खातिर अपनी ताकत, अपनी हिम्मत, अपने हौसले से ज्यादा मशक्कत करने का मादा रखता हो, तब यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि ऐसे शख्स के कामयाबी कदम जरूर चूमती है। दोस्तों, जिंदगी में मंजिल पाने की ललक ईमानदारी से शुरू होकर उस शख्स को कामयाबी की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देती है और तब जाकर यह कामयाबी कभी न खत्म होने वाली एक ऐसी उड़ान में तब्दील होती है जो न सिर्फ उस शख्स को गले लगाती है बल्कि उसके माथे पर एक बेहद हसीन बोसा भी देती है। हौसलों की उड़ान के एक और खास शुमारे में मैं राशिद आप सबका तहे दिल से खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज शुमारे में बात, मुलाकात, एहसासात और जज्बात का एक तफसीली सिलसिला एक ऐसे शख्स के साथ जिसने अपनी हिम्मत, अपनी ताकत, अपने हौसले के दम पर और अपनी जिद के दम पर मैदान पर इस तरह की सुरमाई पेश की कि देखने वाले या तो उसके दुश्मन हो गए या फिर उसके महबूब हो गए, और ये दोनों ना हुए तो शायद जो बचे हुए थे वो अपने दांतों में उंगली चबाने पर मजबूर हो गए। बात हम कर रहे हैं प्रवीण कुमार की। 23 वर्ष की उम्र और झोली में बहुत कुछ, पद्मश्री, खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकती है, बात इसके आगे की भी है। उसके जो कहते हैं ना कि रुक सके ना झुक सके ना जो, इस जमीन से उस आसमां तक, ये शहर क्या, ये गांव क्या, ये देश की पहचान है, ये हौसलों की उड़ान है। आइए बहुत अदब और एहतराम के साथ इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। प्रवीण कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवीण, बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम हौसलों की उड़ान में। थैंक यू सर। तो प्रवीण को अगर खुद को बयां करना हो तो क्या कहेंगे प्रवीण अपने बारे में? मैं एक एथलीट हूँ और जो कि स्टार्टिंग से ही अपने आप को चेंज करने में, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने में और भारत को एक मेडल और गौरवपूर्ण क्षण दिलाने में कोशिश करता है। और ये जो पद्मश्री, खेल रत्न और जो टोक्यो पैरालंपिक मेडलिस्ट सिल्वर, पेरिस पैरालंपिक मेडलिस्ट गोल्ड और ये अपना अर्जुन अवार्ड, तो ये तो मुझे मेरी जर्नी में मिले हैं। मैं स्टार्टिंग से ही एथलीट ही रहा हूँ, जो कि मैं अपने आप को मानता हूँ स्टार्टिंग से। जैसे एक एथलीट अपनी स्पोर्ट्स जर्नी में बहुत सारी इंजरीज से, बहुत सारे प्रॉब्लम्स से, फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं, उनसे लड़ता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर अपनी स्पोर्ट्स करियर को आगे लेके जाता है एक फाइटर की तरह। तो मैं अपने आप को एक फाइटर और एक एथलीट मानता हूँ। एक फाइटर और एक एथलीट मानते हैं। कहते हैं ना कि जोशीले वो शहजादे हैं ज़मीं के, जो चलें तो चलें जब चलती हैं जैसे आंधियाँ, और ज़िंदगी की राहों में जो पर्वत आए तोड़ दें, नदियों को ये मोड़ें और जंगलों का रुख मोड़ दें, जब चलें तब चलें जैसे चलती हैं आंधियाँ। कुछ इसी तरह का सफ़र है प्रवीण कुमार का। 23 वर्ष की सिर्फ आयु है और एक छोटे से उत्तर प्रदेश के गांव से आते हैं और गांव से आकर वो हिंदुस्तान का परचम लहराते हैं पैरालंपिक की सरजमी पर। किस तरह से शुरुआत हुई, 9 सितंबर 2018 की बात है, जब आप अपने कोच, और उनकी भी भूमिका बहुत बड़ी है, उस पर भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन ये वो दिन था जब आप उनसे मिले और उसके बाद धीमे 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 और बहुत जल्द जो है वक्त आपका बदल गया। मैं उनसे फर्स्ट टाइम जब मेरी मीटिंग हुई थी, मेरे को आज भी याद है, 26 अगस्त 2018, और मैं उनसे शाम को 5 बजे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में मिला था। उन्होंने मुझे बुलाया था, हमारी पहले ही बात हो चुकी थी अशोक सैनी सर के माध्यम से। तो उन्होंने मुझे पहले देखा कि कौन सा इवेंट करता है, मुझसे बातचीत की। मेरे पापा जी और मेरा बड़ा भाई साथ में गए थे। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि तो हाई जंप करता है। मैंने कहा जस सर, मैं हाई जंप करता हूँ, मेरा पर्सनल बेस्ट 1.85 मीटर है। उन्होंने बोला कौन सी टेक्निक से करते हो? मैंने बोला सर टेक्निक तो मुझे पता नहीं है कि कौन सी टेक्निक है, बट मैं करता हूँ, इतना पता है मेरे को। तो सर ने बोला कि चल ठीक है, अभी मेरे एथलीट्स भी जो इनको मैं ट्रेनिंग करता हूँ वो हाई जंप कर रहे हैं, चलो वहाँ पे चलते हैं, अभी करेगा तो, अगर करना चाहे तो। जी। मैंने बोला हाँ सर, मैं पूरा तैयारी के साथ आया हूँ, मैं करूँगा हाई जंप। तो मैंने वहाँ पे अपना 180 लगाया, 170 से सर ने स्टार्ट कराया, 170 किया तो सर थोड़े खुश हुए कि चलो 170 कर दिया। 175 भी फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, फिर 180 हो गया, तो वो बहुत खुश हो गए कि यार बंदे में दम है। मतलब ऐसे ही नहीं, नॉर्मली जो स्टार्टिंग फेस होता है, जो कि स्पोर्ट्स में घुसते हैं,
एक पढ़ाई से निकलने के बाद, तो उनको बहुत टाइम लगता है उन चीज़ों को अपनाने में। तो मैं स्टार्टिंग से मैं खेल में रहा हूँ, तो वो 180 जब मैंने क्रॉस किया तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, मेरे पेरेंट्स को बुलाया और उनको बोला कि आप इसको यहीं पे छोड़ दो और इसके खाने पीने का, इक्विपमेंट का और जो भी खर्चा रहेगा कंपटीशन में, फ्लाइट्स का भी, वो सब चीज़ मैं देखूंगा, आप टेंशन फ्री रहें जी। और आगे आपका जो लड़का है बहुत आगे तक जाएगा, आप विश्वास बनाए रखें। विश्वास बना रखें और नाजरीन से भी मैं कहूँगा कि आप भी यकीन बनाए रखें, क्योंकि इस कहानी के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग आगे बातें आएंगी प्रवीण के साथ। और प्रवीण के बारे में बता दें कि प्रवीण जो है पैरालंपिक के स्टार हैं, हाई जंपर हैं और उनका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कि पैरालंपिक पेरिस में उन्होंने स्थापित किया। एशियन रिकॉर्ड भी अपने नाम पर रखते हैं और साथ ही साथ प्रवीण की जर्नी की अगर बात की जाए तो मात्र 3 साल के अंदर वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छा गए हैं। उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ट्रेनिंग करते हैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह के अंडर में। और डॉक्टर सत्यपाल सिंह जो कि खुद पद्मश्री हैं और द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, उनके अंडर में इस तरीके का सितारा निखर कर आज हौसलों की उड़ान में बैठा हुआ है पूरी जर्नी पर बातचीत करने के लिए। तो लुत्फ उठाएं और बात थोड़ी सी आपके गुरु की, क्योंकि जो मैंने आपसे पूछा कि प्रवीण खुद को कैसे बयां करेंगे, और जब हम लोग यहाँ आने से पहले मेकअप रूम में थे तो हाँ। यही ऑफ द माइक चर्चा चल रही थी। जी जी जी, मैं बहुत एक्साइट कर दिया था आपने कि मैं आपको अभी लिख देता हूँ पेपर पे और आप जब क्वेश्चन हो जाएगा उसके बाद हम उस पेपर को हालांकि खोलेंगे। प्रवीण ने खुद को ये बताया कि वो एक एथलीट हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि आप खुद को एक अवार्डी मानते हैं, अर्जुन अवार्डी, खेल रत्न, पद्मश्री, या फिर एक एथलीट मानते हैं, एक रिकॉर्ड होल्डर मानते हैं, क्या मानते हैं, तो प्रवीण ने कहा था कि इसका जवाब मैं आपको कैमरे के सामने ही दूंगा। और मैंने इस वक्त उनको एक पर्ची लिख कर दी कि चलिए मैं अपना जवाब आपको दे देता हूं। तो मैंने कहा था कि मैं आपको शिष्य मानता हूं। तो जो आपके गुरु हैं उनकी कितनी बड़ी भूमिका है आपके इस अचीवमेंट के अंदर, इस ओहदे पर आज आप पहुंचे जो जगमगा रहा है सितारा प्रवीण नाम का, कितनी बड़ी भूमिका आप डॉक्टर सत्यपाल सिंह की मानते हैं? मैं उनको अपना भगवान ही मानता हूँ, क्योंकि 2019 में भी जब मैं गेम्स छोड़ने वाला था, स्टार्टिंग फेज था मेरा, मेरा फर्स्ट कॉम्पिटिशन था जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप स्विट्ज़रलैंड 2019। तो मैं वहाँ पे T42 कैटेगरी में गया था। हमें जो हम पैरा एथलीट्स हैं, हमें एक कैटेगरी मिलती है और उसी में हमें compete करना होता है, उसी में इवेंट्स होते हैं। तो मेरे को T42 क्लास में लेके गए थे जो कि मेरी कैटेगरी थी 2019 में। और उसका जब मैं हाई जंप में था तो उस टाइम पे मेरा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था T42 कैटेगरी का वो 1.95 मीटर था। और जो मुझे क्लासिफिकेशन के बाद जो कैटेगरी मिली, वहाँ पे जो मेरी चेंज हुई वो T44 क्लास हुई और जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड 2.19 मीटर है। तो मुझे वो चीज़ अचीव करने के लिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड को अचीव करने के लिए अपने आप को 24 सेंटीमीटर ऊपर लेके जाना है। तो ये हाई जंप है, मतलब ऊंचा कूदना अपने को। जी जी जी। और ना कि लंबा लेके जाना। लंबा में थोड़ा 10-12 सेंटीमीटर अपने आप ही बढ़ जाते हैं जब हमें परफॉर्मेंस बढ़ती है। लेकिन इसमें क्या है कि हमें 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर बढ़ाने के लिए 2 साल 3 साल भी लग जाते हैं। जैसे 2021 में मैंने टोक्यो पैरालंपिक्स में 2.7 किया, 1 सेंटीमीटर बढ़ाने के लिए मुझे 3-4 साल लगे, 2024 में 2.8 किए। तो इसमें बहुत टाइम लगता है। जब मुझे ये मेरा माइंड सेट आता था कि अपने मैं 185 अभी कर रहा हूँ, तो 2-3 सालों में अगर मैं सही से टेक्निक सीखूंगा, मेरी टेक्निक भी नहीं थी, फोर्स वाली टेक्निक भी थी, तो मैं 190-195 तक पहुँच जाऊँगा आसानी से, जल्दी। तो जब क्लासिफिकेशन चेंज हुआ तो माइंड से चीज़ें, जब मैं शाम को आया तो बहुत डिप्रेस्ड हो गया कि यार अब क्या होगा, कि अब तो गेम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो मैं सोच रहा था वो नहीं होने वाला है। क्योंकि T44 क्लास का जो मेडल था वो 2 मीटर प्लस से स्टार्ट हो रहा था। मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड जो वो T42 का, उसको तोड़ने के बाद 4 सेंटीमीटर और ऊपर लेके जाएंगे तब उसका मेडल स्टार्ट हो रहा था। तो माइंड में तो ये था कि अब नहीं हो पाएगा, मैं वापस गांव जाऊंगा, अपना खेती करूंगा या फिर कुछ भी A to Z कुछ भी मैं कर लूँगा, लेकिन स्पोर्ट्स नहीं हो पाएगा। तो वापस मेरे को याद है उस दिन कि मैं एक विंडो के सामने इवनिंग में बैठा हुआ था स्विट्जरलैंड में अपने रूम में। और 8 बजे का टाइम में नाइट में बैठा था और सुबह 5 बजे तक बैठा रहा, मैं सो नहीं पाया। माइंड में बहुत नेगेटिव थॉट चल रहे थे कि यार क्या होगा, जो सोचा था वो ख़त्म हो गया, फैमिली को क्या बोल के आया था, और जो गोल्स थे, ड्रीम्स थे, सब टूट गए, ऐसा चल रहा था। और आंखों से आंसू आ रहे थे, पता नहीं चला था मेरे को आंसू भी आ रहे हैं।
तो वो जो सुबह 5 बजे तक वो काला काला जो जम जाता आंखों के नीचे, वो जम चुका था। मुझे पता नहीं था कि भाई मेरे आंसू भी निकल रहे हैं, और वो मैं इतना डिप्रेस था। और जब 5 बजे मॉर्निंग में कोई सा भी कॉल आती है उस टाइम पे कि वार्म अप के लिए आ जा, थोड़ा वार्म अप करेंगे। जी जी जी। मैं सर के पास पहुंचा ऐसे ही बिना मुंह धोए, और ऐसे ही निकल गया। मुझे पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। मैं सर के सामने आया, सर ने मेरा फेस देखा, तो वो समझ चुके थे कि हाँ, बंदे ने रात भर क्या किया है और रोया है परेशान है। तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला कि यार तू कैसी हालत कर रखी है अपने फेस की। तो उन्होंने बोला कि चल वॉकिंग करते हैं। वो 1-1.5 किलोमीटर वॉकिंग पे ले गए मेरे को। और तब उन्होंने पूछा कि सब ठीक है नहीं है, क्या चल रहा है, रात क्या खाना खाया, जी जी जी। और नींद पूरी हुई सही से नहीं हुई। मैं ऐसे ही सुन रहा हूँ, मैं जवाब नहीं दे रहा कुछ भी। तो सर ने मेरे को एक बात बोली कि मुझे पता है तू बहुत परेशान हो रहा है अभी, कि तेरी क्लास चेंज होगी है, और जो हमने प्लानिंग्स की थी कि हम ऐसे ऐसे आगे लेके जाएंगे अपने आप को, वो हमें अब बदलनी पड़ेंगी। ठीक है। और बहुत हार्ड हो चुका है ये सब चीज़। तो मैंने बोला सर कि अभी सर ये सब कैसे होगा, कि मतलब ऐसे मानो कि हम एक रास्ते पे 70-80% चल लिए हैं, और वापस जब पहुंचने वाले हैं तो उसने वापस कर दिया कि दूसरे रास्ते पे जाओ, गलत रास्ते पे हैं। तो वो चीज़ हमारे साथ हुई है, तो कैसे हम इसको अब ठीक करेंगे। बस ये था कि यार इसका सॉल्यूशन निकालो, क्या करना है। जब सर ने फिर मुझे बोला कि यार एक बात बताओ कि अगर लोगों को कुछ चीज़ें जब आसानी से मिल जाती हैं तो उनके माइंड में वो अहमियत नहीं होती, चाहे वो टूट जाए चाहे वो खो जाए। देखिए प्रवीण, कोच की जो भूमिका होती है ना, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे, हालांकि आपके कोच तो शुरुआत से आपके साथ थे, वो आपके पर्सनल कोच भी रहे और इंटरनेशनली भी वही आपके कोच रहे, लेकिन जब टीम्स के साथ कोच साथ चलते हैं तो उनकी जो मेन भूमिका होती है वो ये होती है कि साइकोलॉजिकली प्लेयर को और टीम को अलर्ट रखना और मुश्किलों से बाहर निकालना, मोटिवेट करना। क्योंकि खेल तो एथलीट जानता ही है कि टेक्निकली करेक्ट है और एबिलिटी है उसके अंदर, स्किल्स हैं, तभी इतने बड़े मंच पर वो परफॉर्म करने के लिए सेलेक्ट हुआ है। लेकिन मेन जो कोच का काम होता है वो एक तरीके से साइकोलॉजिकली इसको फिट रखना और टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहना। और ये बात आपके ही आपके रिलेशनशिप पर भी लागू होती है कोच के साथ। और ये 2019 में ही सेम चीज़ हुई थी जी। जब तो चीज़ें टूट चुकी थी, फिर मैं 4-5 महीने वापस चला गया। और एक बात अभी भी याद है उनकी, कि उन्होंने मुझे गाइड किया था कि कुछ चीज़ें जो अहमियत, जो मैंने आपको बता रहा था कि जब कुछ चीज़ें जो आसानी से मिल जाती हैं लोगों को तो उनकी अहमियत नहीं होती उनके माइंड में। अगर वो वही चीज़ वो मेहनत करके खून पसीना एक करके जब उस चीज़ को पाते हैं तो वो उसे बहुत संभाल के रखते हैं। तो सर ने बोला था कि मेहनत करेंगे और इसमें भी बहुत अच्छा करेंगे, तो टेंशन मत ले। मैं 4-5 महीने वापस आ गया, गांव चला गया। मैं सर को बोल के सर मैं 2-4 दिन के गांव जा रहा हूँ। फिर वहाँ पे मैं वहाँ ऐसे 4-5 महीने बैठे रहा कि क्या करना है यार, अब वो नहीं, स्पोर्ट्स नहीं होगा। फिर सर ने मुझे डेली उनकी कॉल आती थी मॉर्निंग इवनिंग कि अभी बंदा कैसा है, ठीक है नहीं है। फैमिली से बात करते थे, फैमिली मेरे को प्रेशर डालती थी, जा वापस दिल्ली जा, तेरे सर बुला रहे हैं तो एक बार जाके देख ले। फिर उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि तू 1 साल मुझे दे दे अपना जी। अगर 1 साल में कुछ हो जाएगा कि तेरी परफॉर्मेंस बढ़ती है और टोक्यो पैरालंपिक्स जो आने वाला है हमारा उसमें क्वालिफिकेशन हो जाता है तो तू कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। अगर नहीं होगा तो यार वैसे भी कुछ चीज़ अब है नहीं हाथ में, अब तो यही है ना कि एक आस सी है कि तू इसमें आगे बढ़ कुछ नहीं है और पाने को पूरा जहां पड़ा हुआ है। बिल्कुल, इस माइंडसेट के साथ आप उतरे मैदान में कोच साहब के साथ। अब उस किस्से पर चलते हैं प्रवीण, जो स्विट्जरलैंड में हुआ था और आप वार्म अप करने के लिए गए थे और जो आपका ओपोनेंट था जो कि पहले से ही वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर था। ये पेरिस में हुआ था। ये पेरिस में हुआ था, ठीक है, पेरिस की बात है। और वो पहले से ही रिकॉर्ड होल्डर थे। कहते हैं ना कि एक सचिन तेंदुलकर के किस्सा मैं बता देता हूँ। उनसे किसी ने पूछा कि भाई आप इतनी अच्छी पारियां किस तरीके से खेलते हैं, इतनी क्राफ्टेड, वेल मेंटेन्ड। तो उन्होंने जवाब दिया कि जब मैं खेलने के लिए जाता हूँ मैदान पर तो उससे पहले ही जो इनिंग मैं खेलने वाला हूँ वो अपने माइंड के अंदर खेल चुका होता हूँ, किस तरीके से मैं मैनेज करूंगा, किस तरीके से अपनी इनिंग को आगे बढ़ाऊंगा। तो कहते हैं ना कि एक अध्यात्म का पुट इसके अंदर आ जाता है। और उसी तरीके से कहते हैं कि कुछ करने से पहले उस चीज को आप सॉफ्ट पावर में, एक होती है हार्ड पावर, एक होती है सॉफ्ट पावर, तो इमेजिनेशन में उस चीज को आप खेल चुके होते हैं। कुछ किस्सा आपके साथ हुआ था कि किस तरीके से आपने अपोनेंट पर साइकोलॉजिकली और पहले से ही आपने मेडल तय कर दिया गेम स्टार्ट होने से पहले ही, प्रैक्टिस के दरमियान, वार्म अप के दरमियान। किस्सा बताएं आप। मेरा 2 दिन बाद इवेंट था
तो मेरा ट्रेनिंग सेशन चल रहा था हमारा हाई जंप का। तो मैंने उसमें अपना पहले 2 मीटर लगाया। तो वो जो पोलैंड का है एक बंदा, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है 2.19 मीटर। तो वो बंदा आया हुआ था, वो अपना जो उसकी रैंकिंग थी 2.09 थी, वो करके आया था अपने अपने वहाँ पे ट्रेनिंग सेशन में अपने कंट्री में। तो जैसे वो भी उसका भी ट्रेनिंग सेशन था, वो वेट कर रहा था कि मेरे को इसके बाद करना है। जी। तो मेरा वो देख रहा था कि वो कैसे कर रहे हैं। तो वो हमें एक चीज़ होती है कि अगर हमारा कंप्यूटर हमारे सामने है और वो चाहे जैवलिंग थ्रो कर रहा है, चाहे वो रनिंग कर रहा है, तो हम उसको नोटिस करते हैं कि यार बंदा फिट है या नहीं है, या चीज़ें अभी भी नॉर्मल हैं, क्या कर पाएगा आगे। तो वैसी हमारी साइकोलॉजी बन जाती है। तो मैंने 2 या अपने मीटर दर्शकों लगाया। के लिए हम एक बार थोड़ा सा क्लियर कर दें कि जब कोई इवेंट हो रहा होता है, मेन कंपटीशन से पहले आपके प्रैक्टिस सेशंस होते हैं और उस दरमियान सभी एथलीट आपके आसपास होते हैं। तो वही कहानी प्रवीण यहाँ पर बता रहे हैं कि ये कल मान लीजिए कि इवेंट मेन होने वाला है और उससे पहले वार्म अप एक दिन पहले हो रहा है और प्रवीण वहाँ पर अपना वार्म अप कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनके ओपोनेंट उनके साथ खड़े हुए हैं। तो वहाँ पर ही प्रवीण ने सारी कहानी चेंज की। कंटिन्यू करें। तो मैंने अपना पहला अटैम्प्ट लगाया 2 मीटर। तो मैंने वो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर दिया। तो उसको थोड़ा फ़र्क नहीं पड़ा, 2 मीटर नॉर्मली वो भी करके आया। जी। तो फिर मैंने 2.05 लगाया, 5 सेंटीमीटर बढ़ाया पूरा। तो उसको भी मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में कर दिया पूरा क्लियर। तब वो थोड़ा आया कि हाँ फर्स्ट अटैम्प्ट में हो रहा है, तो मतलब कितना लेके जाएगा, तो माइंड सेट हो जाता है ना जी। कि फर्स्ट अटैम्प्ट में जा रहा है। तो फिर 210 लगाया, 210 मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में कर दिया। वो मेरा पर्सनल बेस्ट हो गया ट्रेनिंग सेशन पे। तो फिर उसका माइंड थोड़ा यार वो थोड़ा फोकस हो गया कि फिर वो मेरे को ही देख रहा था कि वो क्या कर रहा है। फिर मैंने 215 लगाया, जो कि मैंने आज तक नहीं किया है, बट बॉडी या फिर मेरा माइंड सेट मान लो कि उस टाइम पे करने का था। तो 215 मैंने लगाया। तो 215 में जब अटैम्प्ट लिया पहला, तो बार 1 सेकंड के लिए ऊपर रुकी और फिर नीचे गिर गई, बॉडी पूरी क्रॉस हो गई। तो तब वो आया और मैंने बंद कर दिया। मैंने वापस मैंने की जान नहीं लगाने, 2 दिन बाद अपना कॉम्पिटिशन है, उसमें जान लगाएंगे। माइंड सेट है, प्रिपेयर है पूरी बॉडी। जी। तो मैं वापस हट गया वहाँ से। तो वो ट्रेनिंग सेशन के लिए आया, तो उसने देखा कि कितनी हाइट लगी है। अच्छा 2.15 लगी, 2.15 का अटैम्प्ट ले रहा था बंदा। तो उसकी साइकोलॉजी कुछ ऐसी होगी कि यार गेम तो वहीं हार गया। हाँ कि भाई मैं 2 नौ करके आ रहा हूँ, बंदा 2.15 का अटैम्प्ट ले रहा है अभी, तो यार ये करेगा, इसका श्योर लग रहा है। तो वो इंसान तो पहले ही हार चुका था, वो डर गया था पहले। तो उसने अपना कंपटीशन में 2.03 किया, जो कि 6 सेंटीमीटर नीचे था। मैंने अपना पर्सनल बेस्ट लगाया 2.08 विद न्यू एशियन रिकॉर्ड और अपने भारत के लिए गोल्ड। क्या बात है। और उसके बाद गोल्ड, इसके बाद ही फौरन आपको अर्जुन अवार्ड के लिए भी खेल रत्न अवार्ड के लिए अर्जुन अवार्ड मुझे 2021 टोक्यो पैरालंपिक्स के बाद मिल गया था जी। अभी इसके बाद मुझे पेरिस के बाद खेल रत्न मिला जी। तो भारत की तरफ से खेल रत्न मिलना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और 2026 में इनके नाम का अनाउंसमेंट हो चुका है पद्मश्री के लिए। और 2026 चल रहा है, तो अप्रैल में उससे मार्च एंड या फिर अप्रैल स्टार्टिंग में हो सकता है, कभी भी डेट आ सकती है। तो हम वेट कर रहे हैं कब। तो राष्ट्रपति भवन के अंदर आप प्रवीण को देख पाएंगे उस पुरस्कार को हासिल करते हुए। गौरव का क्षण होगा हमारे लिए भी और प्रवीण कुमार के लिए भी। तो कहते हैं ना कि एक जो जौहरी होता है वो हीरे की कदर जानता है, और डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने एक हीरे को चुना। और शुरू की कहानी ऐसी है कि आप गांव के अंदर वॉलीबॉल खेला करते थे और स्पाइकर की भूमिका अदा करते थे, जंप लेते थे। तो शायद वहां से आपको इस बात का आभास हुआ कि हाँ मैं एक अच्छा जंपर बन सकता हूँ। और जब डॉक्टर सत्यपाल सिंह से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनके जो दोनों आपके लेग्स हैं, तो एक पैर में 20 एक पैर से आपको 20% एफर्ट मिलते हैं और एक पैर से आपको 80% मिलते हैं। और ये भी कहानी है इसके अंदर बहुत बड़ी कि एक मौका ऐसा भी आया कि एबल एथलीट के कंपटीशन में आपने जाकर डोमेस्टिक के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया। उस कहानी पर एक रोशनी डालें आप। हाँ, पहले तो मेरी स्टार्टिंग जो थी, मैंने जो हाई जंप कैसे चुना, तो इस चीज़ पे आए तो मैं वॉलीबॉल खेलता था स्टार्टिंग से ही। तो जैसे मैं स्कूल में था तो मैं एक अकेला बच्चा था जो कि डिसेबल था और सारे एबल थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना मेंटली ना फिजिकली। तो वहाँ पे लोग मुझे खेलने नहीं देते थे, जो स्टूडेंट्स थे वहाँ के, क्योंकि आप या वो क्रिकेट खेल रहे हो तो आपको पता है एक बेस्ट प्लेयर ही उनको चाहिए अपनी टीम में ताकि मैच वो जीत सकें जी। तो जैसे मैं वॉकिंग भी करता था तो मेरे को देख के नहीं भाई तू आराम से बैठ रेस्ट कर, तू देख रन काउंट कर, ऐसे होता था उनका बिहेवियर।
मुझे मैंने सर को वो ये चीज़ कई बार शिकायत कर दी थी। वहाँ पीटीआई सर तो रहते थे स्पोर्ट्स के, तो मैंने बोला था सर कि मुझे खेलने नहीं देते हैं, ऐसे नहीं करने देते हैं। वो भी मुझे बोले तो बेटा माइंड गेम्स खेल, नहीं कि जो कि बॉडी से तेरे को ज़्यादा कुछ ना करना पड़े वो गेम्स खेल जो बैठने वाले हों। सर ऐसे कौन से गेम्स हैं, और मैं खेलना ही नहीं चाहता हूँ, मेरा मन है कि मैं वैसे गेम्स खेलूँ जी। फिर मेरे को याद है कि एक स्पोर्ट डे हुआ था, फर्स्ट टाइम हो रहा था अपने स्कूल में, तो मुझे पता चला कि स्पोर्ट डे हो रहा है और एथलेटिक्स मीट है। अब मैं वॉलीबॉल खेलता था जी, अब मुझे हाई जंप चूज करना है या क्या करना है मुझे नहीं पता, मैं कौन सा इवेंट चूज करूँगा उसमें। मैंने सर को बोला कि सर मुझे एथलेटिक्स खेलना है और मुझे इवेंट हाई जंप चूज करना है। और हाई जंप के लिए मेरे दोस्तों ने मुझे प्रेफर कर दिया था कि उन्होंने बोला कि तू स्पाइकर है, वॉलीबॉल में बॉल स्मैश करता है, तो तू एक बार हाई जंप ट्राई करके देख। करेक्ट। तो उन्होंने एक लकड़ी लेके 4 फीट की और ऐसे पकड़ा दोस्तों ने साइड से और उन्होंने मेरे से जंप कराई, तो मैंने चेस्ट तक वो शोल्डर तक वो अपना क्लीन कर दिया। पूरा क्लियर होने के बाद तब उन्होंने बोला कि तू हाई जंप कर, तो वो सर को बोलना कि हाई जंप करना है। ठीक है। फिर हम पूरा प्लान के साथ सर के पास गए, सर को बोला जाके सर मुझे हाई जंप करना है, एथलेटिक्स मीट हो रही है कल, और कल सुबह 8 बजे इवेंट है। अब प्रॉब्लम क्या आई वहाँ पे कि वो जो सिलेक्शन ट्रायल्स थे इस मीट के वो 2 वीक पहले कंप्लीट हो चुके, तो अब कोई वो नहीं है कि हम एक स्पेशल एंट्री डाल दें। जी जी। तो मैंने सर को बोला, सर ने पहले मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, तो वो डिसेबल है यार, तेरे को एबल बॉडीज के साथ कम्पीट करना है, नॉर्मल लोगों के साथ कम्पीट करना है, तू ठीक है ना, तो तेरे को कोई प्रॉब्लम होगी, इंजरी होगी तो तू कैसे करेगा आगे, और तेरा भी यार बहुत बड़ा फ्यूचर है, तेरे को तो वैसे ही जॉब की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। जी जी जी। अगर तेरे को अपना लाइफ जीनी है सही से। तो आपने शाम को ये डिसाइड किया कि मैं सुबह जो है हाई जंप करूंगा जिंदगी में पहली बार। हाँ। और तो अंदर से फीलिंग आती है करनी है भाई, मेरे को बहुत पसंद है स्पोर्ट्स खेलना। इस पर कुछ यूं कहते हैं कि हर वक्त अपनी तमन्नाओं से लड़ते लड़ते एक मायूस सी दिले बेजार में आ जाती है, बस छोर मुझे नजर आ जाए समंदर का, एक ताकत सी मेरी पतवार में आ जाती है। तो शायद पतवार वो आपकी एक पैर है और समंदर आपका वो ट्रैक एंड फील्ड, और उसके बाद तो पाने को पूरा जहां है जी। उसके बाद मेरे को उन्होंने वापस भेज दिया। मतलब मुझे बहुत बुरा लगा कि यार मतलब सारे एथलीट्स जो नॉर्मल पर्सन है वो भी compete कर रहा है उस इवेंट में, और मुझे क्यों रोका जा रहा है। और सर आपने देखा होगा कि जो भी डिसेबल पर्सन्स हैं, अगर उनको आप समान अवसर दें, समान फैसिलिटीज़ दें, तो उनको कभी ये फील नहीं होगा कि मैं डिसेबल हूँ, क्योंकि आप मुझे सेम ट्रीटमेंट दे रहे हो। अगर आप उनसे कुछ चीज़ें मना करने को बोलोगे कि नहीं ये नहीं करनी है, तुमको ऐसे नहीं घूमना है, या तुम्हें सेफ्टी के साथ चलना है, ये चीज़ तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी है, उछल कूद नहीं करनी है, ये प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उनको समझ में आएगा कि अच्छा रोका जा रहा है तो मतलब मैं अलग हूँ, अलग उस पर ठप्पा लग जाता है कि डिसेबल हूँ। करेक्ट। तो मेरे लिए परिभाषा ये है कि अगर कोई इंसान है उसको आप जो वो करना चाहता है, बनना चाहता है, उस चीज़ को करने से रोकते हो, दैट्स कॉल्ड डिसेबिलिटी। सत्यपाल जी ने आपके विषय में ये बात भी कही कि बहुत जिद्दी लड़का है, और जो वाकया हमने डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले कि जो पोलैंड का आपका कॉम्पिटिटर था उसको किस तरीके से आपने साइकोलॉजिकल पहले दिन ही मात दे दी, और आपके विषय में कहा कि थोड़ा सा जिद है। मैंने कहा कि भाई 2-5 लगाते हैं, उसने कहा 2-8 लगाओ, बार की बात कर रहे थे, जब 2-8 लगाते हैं 2-10 लगाओ, और मतलब अंदर से कुछ खुंदक खाया हुआ था, ये शब्द उन्होंने यूज किया। और फिर क्या था कि कहानी आगे बनी। तो आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपकी शख्सियत के बारे में उन्होंने ये कहा कि ये थोड़े से जिद्दी किस्म का है, तो कितनी जिद कितनी मैटर करती है खेल के मैदान पर। मैं सर मेरी जैसे जर्नी रही है लाइफ की, तो स्पोर्ट्स में तो सर वो जिद पे ही ज़्यादा चली है। स्टार्टिंग से ही मैं जिद करता हुआ आया हूँ, अपनी फैमिली से, अपने टीचर से, अपने स्पोर्ट टीचर से, अपने फ्रेंड्स से कि मुझे खेलना है, कैसे भी खेलना है। एक बार फैमिली मेरी बैठी हुई थी, मैं कंबल ओढ़ के सोया हुआ था, मतलब मैं बातें सुन रहा था अपने भाई की, और वो मेरी फ्यूचर प्लानिंग्स कर रहे थे। तो मुझे बोलते हैं कि हम इसको इंजीनियर बनाएंगे या फिर हम इसको डॉक्टर्स बनाएंगे, तो ऐसे ही वो चाहे बैंक अकाउंटेंट बनाएंगे, ऐसा था। तो मुझे मतलब अंदर गुस्सा आया और मैंने कंबल ऐसे फेंका, मैंने कि पापा जी मैं बनूंगा स्पोर्ट्स एथलीट। क्या बात है। बस, और इसके अलावा मुझे प्रेशर डालोगे मैं कुछ नहीं करूँगा, घर बैठ जाऊँगा, सिंपल। तो ऐसी जिद थी स्टार्टिंग से ही। अब जैसे ही मैं स्पोर्ट्स में आगे बढ़ा, कोच साहब के पास आया, तो
कोच साहब जैसे बोल देते थे मेरे को कि अब ये यहाँ पे छोड़ दे, ठीक है आज बहुत है, मैंने कहा, "सर, एक ट्राई और करते हैं, एक बार और करते हैं, एक बार और करते हैं।" ऐसी ऐसी मतलब चीज़ें बढ़ती गई, वो जिद पे ही चल रहा था पूरा। और अभी भी वो पूरा ऐसी है कि मैं अपनी एज वालों के साथ नहीं रहा हूँ, जैसे 16-17 ईयर, तो मैं उनके साथ नहीं रहा हूँ क्योंकि वो मुझे थोड़ा अलग रखते थे, मुझे अपने साथ नहीं इन्वॉल्व करते थे बहुत सारी चीज़ों में, स्पोर्ट्स, फंक्शंस, घूमने जाना, शॉपिंग्स। तो मेरे को वो, मैं रहा हूँ अपने साथ, अपने से कम 15-20 साल ऊपर के लोगों के साथ। जैसे मैं जब 15 साल का था तो मैं 25 साल, 26 साल, 27 साल के लोगों के साथ घूमता था, क्योंकि वो मैच्योर थे, तो वो समझते थे चीज़ों को, तो वो मुझे अपने साथ ले, चल प्रवीण घूमने चल रहे हैं। ठीक फरमा रहे हैं। वो क्रिकेट खेलने जाते थे तो उनके गेम्स होते, तू आजा साथ चल रहे हैं, तू भी खेल लेना, तो वो मुझे अपने साथ भी खिलाया करते। और कहीं ना कहीं यही वजह रही कि आपके कोच के साथ आपका रिलेशन इस हाँ, कदर घनिष्ठ बहुत हुआ। अच्छा है। और फिर वो कामयाबी तो खैर लिखी जा चुकी है। 23 साल की उम्र है, कामयाबी और भी लिखी जाएंगी। जो जिद करने वाले होते हैं ना, और जो खिलाड़ी होते हैं खेल के मैदान से होते हैं, और जो इतिहास रचते हैं, तारीख लिखते हैं, उनके अंदर कुछ पागलपन तो ज़रूर होता है। और अगर इनके जो डॉक्टर सत्यपाल सिंह हैं, इनके कोच हैं, उनके विषय पर भी कुछ और बात की जाए तो कहते हैं ना कि तुम्हें क्या है, तुम्हें तो सिर्फ मुस्तकबिल बनाना है। आम जनों के लिए इस बात को कही जाए कि तुम्हें क्या है, तुम्हें तो सिर्फ मुस्तकबिल बनाना है, और हमें तो हम जैसों को काबिल बनाना है। तुम अपना काम करते हो, हम अपना काम करते हैं। तुम्हें तूफान बनाने हैं, हमें साहिल बनाना है, हमें प्रवीण बनाना है। वही चीज़ रही है सर की। और उन्होंने वैसे मेरे से कुछ वैसे नहीं मांगा कि यार मुझे ये चीज़ तेरे से चाहिए। उन्होंने बोला कि यार मेरे से तेरे से कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तेरे से चाहिए कि तू बहुत आगे तक जाए जी और हमेशा ईमानदार व्यक्ति बन के रहे अपने गोल के प्रति। जी। अपने जब भी किसी से मिले तो आप करके बात करे, ये सब चीज़ें उन्होंने मुझे समझाई हैं। मुझे बस तेरे को एक अच्छा इंसान बनाना है, एक अच्छा एथलीट बनाना है, उसके अलावा मुझे तेरे से कुछ नहीं चाहिए। चलिए, आप तो बहुत बड़े एथलीट तो आप बन ही गए, और इतनी उपलब्धियां आपके अब सामने है। सिर्फ 23 साल की आपकी उम्र, और सबसे बड़ा जो वाकया आपके साथ हो रहा है कि एबल एथलीट के साथ आप compete कर चुके हैं एक बार, और वहां आपने दिखा भी दिया कि आप एबल एथलीट के साथ compete करते हुए गोल्ड मेडल हासिल कर लिया प्रवीण ने। और एक बार और कहानी सामने आई, आपको डीएसपी की नौकरी भी ऑफर हुई है उत्तर प्रदेश यूपी गवर्नमेंट से। तो डीवाईएसपी यानी कि पुलिस उपाधीक्षक। और उस वक्त भी ये बात सामने आई थी कि या तो तहसीलदार ले लें या एसडीएम की पोस्ट ले लें आप, लेकिन आपने कहा कि आप डीएसपी लेंगे। हाँ। उसमें ये कहा गया कि फिजिकली फिट होना चाहिए, तो वहां पर भी ये एबल और डिसेबल का मामला आया था, और बाजी आपके हाथ लगी वहां। हाँ सर, हमने बहुत बात की थी ऊपर गवर्नमेंट में कि सर हमें डीएसपी कैसे मिल सकती है। तो उन्होंने बोला था कि अगर आपको डीएसपी चाहिए तो हम ऑफिस वर्क में दे सकते हैं, ये अपनी गाइडलाइंस में है, तो ऑफिस वर्क में हम आपको दे सकते हैं, ऑन फील्ड नहीं मिलेगी। ऑफिस वर्क में आपको डीएसपी मिल जाएगी, और वो भी मिलेगी ओलंपिक गोल्ड पे। उनका एक ही था कि जिसका ओलंपिक गोल्ड होगा, बस गोल्ड, उसको हम प्रेफर करेंगे ये जॉब। ठीक है। तो हमने बोला सर हमारा पेरिस में गोल्ड है, तो हो सकता है। बोलते हैं देखते हैं, और जब आपको पता चल जाएगा, जब हम सभी को जॉब्स निकालेंगे या देंगे, तब उन्होंने जब हमें पता चला, हमने बहुत डिस्कस किया था उससे पहले कि हमें जॉब चूज करने कि भाई हमें तहसीलदार जाना है, ये जाना। उन्होंने अपने को एक डाटा दे दिया था कि ये जॉब्स आती हैं इस लेवल पे, तो तहसीलदार ये सब चीज़ हम सोच रहे थे कि हम डीएम एसडीएम तक भी जा सकते हैं आगे। तो मैंने सर को बोला सर तहसीलदार चूज कर लें क्या? सर ने बोला कि तू बेटा एक काम कर, डीएसपी चूज कर, तेरे लिए सबसे बेस्ट जॉब रहेगी। मैंने बोला ठीक है सर, जैसे आप बोलें, क्योंकि मैंने कभी उनकी बात को टाला नहीं है। बोला ठीक है सर, डीएसपी ही चूज करेंगे आप। फिर हमने भी ये जो एप्लीकेशन फॉर्म जो डालना था उनको, तो हमने भी वही लिख के दिया। फर्स्ट में हमने अंडरलाइन किया कि हमें डीएसपी चाहिए, बाकी में सेकंड थर्ड वो तहसीलदार या फिर शिक्षक में, तो वो सब चीज़ें बाद की डाली। और जब हमें पता चला कि हमारा डीएसपी हो गया, हमने कॉल किया, तो हम बहुत खुश हुए कि यार जो सोचा था भगवान की कृपा से वो हो रहा है। ठीक है, तो कृपा इस कदर बरस रही है कि जो सोचा। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था कि वहाँ पर भी आपसे सामने मुश्किल आई थी, उन्होंने आपकी फिटनेस पर सवाल किया था, तो कैसे आपने उनको समझाया कि हम एबल होते हुए भी डीएसपी के लिए जा सकते हैं?
जो कि मेरा और मेरे कोच साहब की बात हुई थी, तो हमारा तो मानना यही है कि जो हम एक स्पोर्ट्स एथलीट हैं, तो मुझे नहीं लगता कि स्पोर्ट्स एथलीट से फिटनेस की बात करी जानी चाहिए, हम्म, क्योंकि वो 8-8 9 9 घंटे ग्राउंड पे देता है दिन में। मेरा शेड्यूल रहता है 5 बजे से लेके 8 8:30 9 बजे तक चलता है मेरा, और शाम को रहता है 4 से 8 8:30। तो फिटनेस लेवल तो हमारा वैसे ही ट्रेनिंग पे इतना अच्छा हो जाता है कि हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। आइए नाजरीन के लिए हम बात करते हैं कि आपके ट्रेनिंग शेड्यूल की, और किस तरीके से पूरा दिन आप गुजारते हैं, क्या क्या आप खाते हैं, तो कितने वक्त आपकी शुरुआत होती है। अर्ली मॉर्निंग राइजर हैं, कितने बजे उठते हैं और सबसे पहले क्या करते हैं। मैं 5 साढ़े 5 बजे उठ जाता हूँ मॉर्निंग में, और जैसे ठंड पड़ती है, विंटर सीजन्स होते हैं तो उसमें थोड़ा लेट होता है अपना 6 साढ़े 6 तक, लेकिन गर्मियों में तो 5 बजे हम उठ जाते हैं। 5:30 6 बजे तक हम पहुँच जाते हैं ग्राउंड पे, हमारा वार्म अप स्टार्ट हो जाता है, और हमारी ट्रेनिंग 8:30 9 कभी 10 भी बज जाते हैं, ठीक। अगर लंबा सेशन है तो हमारा। तो वो डे के ऊपर डिपेंड है कि आज कौन सा दिन है और कौन सा सेशन हमें लगाना है। और उसके बाद जब हमारी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है, उसके बाद हम मॉर्निंग में आते हैं, अपना ब्रेकफास्ट किया अच्छे से। ब्रेकफास्ट में रहता है सर कि ओट्स, दलिया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, अंडे हो गए बीच बीच में, और वो ख़त्म किया। उसके बाद वाटर बॉटल तो रखी रहती है, उसको पीना होता है डेली। तो उसको 4 से 5 लीटर पानी में दिन में पीना ही पीना होता है, कि बॉडी को रिकवर करना होता है, डिहाइड्रेशन ना हो जिससे। और फिर उसके बाद मैं सो जाता हूँ, 1-2 घंटे की नींद लेता हूँ, जो कि बॉडी में सोए की पावर लगी है वो रिकवर हो जाए, क्योंकि हमें को 3-4 घंटे बाद इवनिंग में भी वर्कआउट लगाना है। तो उसके बाद हम लंच करते हैं उठने के बाद। लंच करने के बाद मैं सोता नहीं हूँ, बॉडी को एक्टिव रखने के। अगर मैं सो जाऊँगा तो बॉडी शाम को आलस में आएगी, इसलिए मैं पानी और लंच के बाद और थोड़ा फल फ्रूट ये यूज़ करता हूँ। और शाम को आके फिर ट्रेनिंग के बाद फिर अपना डिनर किया, और फिर नाइट में सो जाते हैं। और अभी आप शूट के लिए यहाँ पर भी आए हैं, तो आपने बताया कि ट्रेडमिल आप कर आए। हाँ, अभी मैं आज संडे रेस्ट है, क्योंकि मैं एक वीक से थोड़ा मेरा ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो रहा है इवेंट्स की वजह से। तो आज भी मैंने आने से पहले 30 मिनट रनिंग, 30 मिनट कंटिन्यू रनिंग, और उसके बाद थोड़ा स्ट्रेचिंग करके फिर मैं यहाँ पे आया हूँ। शीशे की ज़िंदगी होती है एक एथलीट की, और अगर एक दरार आ जाए तो बड़ा मुश्किल होती है, और बड़े बड़े एथलीट ने इस मुश्किल से कई बार गुजरे हैं कि कोई सप्लीमेंट उनके शरीर में चला गया और उसकी वजह से उनको बैन झेलना पड़ा। तो खाने पीने का बड़ा ख्याल रखते हैं, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, किस तरीके की उनकी ड्रिंक्स हैं, किस तरीके के उनके खाने के अंदर मल्टीविटामिन हैं, सब कुछ है। आप मोस्टली नॉर्मल फूड के ऊपर चलते हैं, और मैंने ये भी देखा कि चाय कॉफ़ी से भी आप अपनी एक दूरी बना कर रखते हैं। हाँ, मैं कॉफ़ी मैं कभी कभी यूज करता हूँ जब बॉडी ज़्यादा थकी हुई हो, तो उससे बॉडी थोड़ी एनर्जेटिक हो जाती है कॉफ़ी पीने से। और हम ज़्यादा कॉफ़ी भी नहीं पी सकते हैं वो, क्योंकि वो डोपिंग में आ जाती है। करेक्ट। ज़्यादा यूज करना भी उसका। तो और बात करें उसकी मल्टीविटामिन्स प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स में कभी कभी यूज करता हूँ। अभी मैंने जनरली स्टार्ट अभी किया है, जो भी स्पॉन्सर्स के कहने पे मैंने कि आप यूज़ करके देखो, तब मैं स्टार्ट करता हूँ। जब मैंने अभी स्टार्ट किया है जल्दी में। और मल्टीविटामिन्स मैं यूज़ करता आया हूँ। 2022-23 तक मैंने मल्टीविटामिन्स यूज नहीं किए, 23 के बाद मैंने मल्टीविटामिन्स यूज किए हैं। और ज़्यादातर जो डाइट रहती है मेरी, दाल और ड्राई फ्रूट्स, फल फ्रूट, दलिया और पनीर, सोयाबीन, और नॉनवेज में हो गया फिश, चिकन, बस इन सब चीज़ों पर चलती है मेरी डाइट। तो नॉर्मल डाइट पर रहते हुए भी इंटरनेशनल एथलीट बना जा सकता है, गोल्ड मेडल जीते जा सकते हैं, और कंसिस्टेंटली परफॉर्म भी आप कर सकते हैं। इस बात की तस्दीक कर रहे हैं प्रवीण कुमार। सिर्फ दाल, फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स और कभी कभी चिकन और फिश का भी सेवन करते हैं, और उस पर इंटरनेशनली गोल्ड मेडल हासिल कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। लेकिन जो एक थोड़ी सा और मैं चाहूँगा कि आप रोशनी डालें। एक तो सुबह का शेड्यूल हुआ आपका, सुबह किस तरीके के वार्म अप्स करते हैं, और टेक्निकली जो एस्पेक्ट्स है गेम का, जंपिंग का, क्या उसको शाम के वक्त आप ड्रिल्स करते हैं, तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। देखो सर, हमारा मंडे का जो वर्कआउट रहता है उसमें पहले हम 10 से 15 मिनट वार्म अप करते हैं, रनिंग कंटिन्यू, और उसके बाद वार्म अप ड्रिल्स, ABC एक्सरसाइज। उसके बाद हमारी रेपिटेशंस होती हैं। जैसे मंडे को मेरी रेपिटेशन होती है 200 मीटर की 10 लगानी है, 200 मीटर की 10 रेपिटेशन लगानी है,
और वो उसका टाइमिंग फिक्स रहता है कि हमें 32 वाली लगानी है, 33 वाली लगानी है, 34 वाली लगानी है, 28 वाली लगानी है, 30 वाली लगानी है। तो वो लगाने के बाद फिर हमारा 800 मीटर 1 किलोमीटर कूल डाउन रहता है। कूल डाउन ख़त्म करने के बाद स्ट्रेचिंग और फिर सीधा हम चले जाते हैं। इवनिंग सेशंस में रहता है कि जिस दिन हमने रेपिटेशंस लगाई हैं उस दिन हम हाई जंप करेंगे ठीक। इवनिंग में। तो शाम को भी 10-15 मिनट रनिंग, वार्म अप एक्सरसाइज, ABC एक्सरसाइज, उसके बाद हाई जंप ड्रिल्स, ठीक। जो भी हमारी ड्रिल्स हैं, बैक जंप है, सीजर है या फिर फोर्सवेरी जंप्स हैं, वो हम यूज करते हैं। उसके बाद हमारी होती है स्प्रिंट्स, 30 मीटर, 40 मीटर या 50 या 60 मीटर। ये सेशंस के ऊपर है कि ऑफ सीजन लगा रहे हैं, स्पीड सेशन लगा रहे हैं। ठीक है। और वो खत्म करने के बाद हमारा कूल डाउन 800 मीटर का, फिर उसके बाद स्ट्रेचिंग और फिर वापस नाइट में हम वापस आ गए। फिर ट्यूसडे का वर्कआउट रहता है कि हमें सुबह मॉर्निंग में 20 से 25 मिनट रनिंग करनी है कंटिन्यू, वार्म अप एक्सरसाइज, ABC एक्सरसाइज, और उसके बाद हमें वेट ट्रेनिंग करनी है। वेट ट्रेनिंग रहती है हमारी स्क्वाट्स और स्नैच, क्लीन, बेंच और 1 लेग स्क्वाट्स। तो ये सेटअप हाइपर, ये सब चीज़ें रहती हैं, उसमें इन्वॉल्व होती हैं। वेट के साथ वेट बढ़ता भी है, कम भी होता है उनमें। और उसके बाद हमारा लॉन्ग जंप पिट वर्कआउट स्टार्ट होता है। लॉन्ग जंप में हमें सिंगल जंप, डबल जंप, ट्रिपल जंप या स्विच, ये सब चीज़ें, कभी कभी लॉन्ग जंप पूरी भी करनी पड़ती है जी। तो वो सब चीज़ें भी इन्वॉल्व रहती हैं। और उसके बाद हमारा शॉर्ट पुट थ्रो रहती है, फ्रंट एंड बैक। शॉर्ट पुट को लेते हैं और उसको 8 बार ऐसे पीछे की तरफ और फिर 8 बार उसको आगे की तरफ उसको फेंका जाता है। उसके बाद कूल डाउन होता है 1 किलोमीटर, फिर स्ट्रेचिंग, फिर आ जाते हैं। फिर शाम को रहता है हमारा कि 10-15 मिनट वार्म अप किया जाए और वही वार्म अप एक्सरसाइज और ABC ड्रिल्स और वार्म अप एक्सरसाइज तो वो तो हमारी हर एक सेशन में होती हैं और वार्म अप रहता ही रहता है, बीच का वर्कआउट चेंज होता है। और शाम को हो गया कि हमें होपिंग करनी है। होप्स होते हैं, हम हडल्स लगा लेते हैं 3 मीटर पे, 4 मीटर पे, 10-15 हडल्स सीधा, वो 30-40 मीटर तक सीधा लंबी कतार में लग जाती हैं। उस पर हम सिंगल लेग जंप करते हैं 10 से 15 बार। उसके बीच हमारी स्प्रिंट्स होती हैं 80 मीटर, 100 मीटर, 60 मीटर, उनको लगाने के बाद कूल डाउन, स्ट्रेचिंग। तो और नेक्स्ट वेडनेसडे आता है। वेडनेसडे में हमारी कभी स्टेयर्स हो जाती हैं या फिर हमारा कंटिन्यू रनिंग होता रहता है कि 30 मिनट या 40 मिनट कंटिन्यू रनिंग करनी है। राइट। फिर शाम को फिर वो जो अपना हाई जंप सेशन होता है वेडनेसडे की इवनिंग, और फिर थर्सडे को फिर वेट ट्रेनिंग, फिर अपना इवनिंग में वही होपिंग। फिर फ्राइडे को सुबह रैपिटेशंस हो जाती हैं। रैपिटेशंस फिर 300 मीटर होती है। तो हमने मंडे को लगाया 200 मीटर, अब फ्राइडे को सुबह है 300 मीटर। 300 मीटर की 8-6 जो भी टाइमिंग रहेगा, 56, 51, 48 या फिर 1 मिनट वाली लगानी है, 3 मिनट के रेस्ट पे लगानी है। वो लगाने के बाद कूल डाउन, स्ट्रेचिंग, फिर शाम को फिर जंप का सेशन रहता है क्योंकि जिस दिन रैपिटेशन होंगी जी। उस दिन हाई जंप का सेशन लगाना है। तो शाम को फिर वो जंप रहा। फिर सैटरडे को मॉर्निंग में वेट ट्रेनिंग हो गया और सैटरडे इवनिंग रेस्ट रहता है। अगर हमें ज़रूरत है, नीड है तो हम कर सकते हैं, ठीक है। वो हमारे ऊपर है, कोई सा उसमें फ्री छोड़ देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और संडे अपना पूरा रेस्ट, मंडे से फिर वही वर्कआउट स्टार्ट। चलिए अब रुक करते हैं प्रवीण आपके परिवार की तरफ। परिवार में कौन कौन है और आपका अपना जो मूल परिवार है उसको बढ़ाने का क्या आपका इरादा है? इतने सारे पुरस्कार आपकी झोली के अंदर, इतनी सारी कामयाबियां, क्या सोच रहे हैं प्रवीण? पहले कुछ परिवार के विषय में बताएं, अपने पिताजी, माताजी, भाई बहन। मेरे पिताजी का नाम अमरपाल सिंह है और वो फार्मर हैं और उनकी एक गवर्नमेंट जॉब भी है उसमें नलकूप विभाग में। और मेरी मदर हाउसवाइफ है। मेरा बड़ा भाई है और वो रिसेंटली अभी एक हॉस्पिटल वर्क में लगा हुआ है। जी जी। तो वो हम बना रहे हैं, तो मेरे पापा जी और मेरा भाई दोनों उसमें हेल्प कर रहे हैं। और मेरी भाभी हैं, वो IAS की तैयारी कर रही हैं। तो और मेरी सिस्टर है सबसे छोटी, वो भी IAS UPSC करना चाहती है। तो मैं उसको दबाव नहीं डालूँगा कि भाई तू करना है। मैं उसको यही बोलता हूँ कि अगर तुझे नहीं करना है तो मत कर, अपना को टेंशन मत दे, बस टेंशन फ्री रहे, जो तेरा मन करे वो कर। तो ये आपने दबाव नहीं हटाया, ये आपने एक तरीके से मोटिवेशन दे दिया है, क्योंकि आपने भी वही किया जो आपके मन ने कहा। जी जी जी, बिल्कुल वही बात मैं उसको बोलता हूँ। वही बात अंतरात्मा की आपने आवाज सुनी, तो इसे दबाव नहीं कहते हैं, इसको इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि मोटिवेट आप कर रहे हैं उनको। तो वो बहुत खुश रहती है मेरे से, क्योंकि मैं उसे हर एक चीज़ में सपोर्ट करता हूँ जी। चाहे उसको घूमना हो, चाहे उसको कोई डांटने लगे, मैं उसको डांटने नहीं देता हूँ, तो बहुत लाड़ प्यार से रखता हूँ उसको। जी जी जी। और मेरे चाचा जी हैं, एक चाचा जी की जो मेरे 2 चाचा थे,
जो बीच के थे उनकी डेथ हो गई अभी सितंबर 5 वर्ल्ड चैम्पियनशिप के टाइम पे, जी। और कैंसर से। तो वो 38-40 साल के थे, वो चले गए। उनका बहुत मतलब दुख है इस चीज़ का, बट ये लाइफ तो चलती रहती है, तो टाइम के साथ शो उसको- मस्ट गो ऑन। हाँ, वो चलना पड़ता है। उनके 3 बच्चे हैं, एक की शादी हो चुकी है और एक अभी छोटी सिस्टर है, मतलब जो अभी है बड़ी सिस्टर मान लो उसे, और सबसे छोटा एक लड़का है। भाई का आपने जिक्र किया, अक्सर देखा गया है कि जब छोटे जो भाई होते हैं मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर, ख़ासतौर पर चाहे कला का क्षेत्र हो या स्पोर्ट्स का मैदान हो या कुछ और इस तरीके के काम करने हैं जो कि लीग से हटके होते हैं, तो अक्सर बड़े भाई बड़ा सपोर्ट करते हैं। आपको सपोर्ट कैसे मिला भाई से अपने? हाँ, उसने सबसे पहले मुझे स्पोर्ट्स में सपोर्ट किया था। हम्म, जब पापा जी भी मुझे ये बोल रहे थे कि यार, जब मेरा स्टार्टिंग जब हाई जंप का मेन पहला इवेंट था स्पोर्ट्स का, तो CBSE क्लस्टर गेम्स जो होते हैं स्टेट्स के, तो उसमें स्कूल्स पार्टिसिपेट्स करते हैं। तो मेरे को उसमें जाना था हाई जंप में, तो पापा जी ने बोला था कि अगर तू इसमें मेडल लेके आए था, लेके आएगा कोई भी मेडल, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर चौथा आया तो मैं तेरे को स्पोर्ट्स नहीं करने दूंगा। तो उनका वो था कि यार, वो चाहते थे कि इसको कोई, यार उनके माइंड में चलता है ना पेरेंट्स की, डिसेबल अपना बच्चा है तो यार स्पोर्ट्स में जा रहा है तो बहुत रिस्की वर्क है, कभी पैर में और प्रॉब्लम हो जाए, तो वो मुझे इसलिए रोकना चाहते थे स्टार्टिंग में। लेकिन उन्होंने मुझे इसलिए थोड़ा फ्री छोड़ा क्योंकि मैं चाहता था, मैं बहुत दिल से बोल रहा था उनको। जी जी जी। तो वो मेरी बात को नहीं टालते हैं, तो उन्होंने फिर मेरे भाई ने सबसे पहले सपोर्ट किया था। मुझे याद है मेरी ट्रेन छूटने वाली थी, वही पहला इवेंट था, हम लेट निकले थे, बहुत ठंडी थी और बहुत स्मोक हो रहा था। मेरा भाई एक छोटी सी टी-शर्ट में और बाइक लेके और मेरे को 50 किलोमीटर वहाँ तक छोड़ के आया जल्दी जल्दी, पूरा कुकड़ गया ठंडी में। तो वो चीज़ अगर वो नहीं छोड़ के आता मेरे को वहाँ तक, क्योंकि बस निकल चुकी थी, बस बच्चे वहाँ पहुँच गए थे। जो PTI सर थे वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, प्रवीण सर था उनका नाम भी, और उन्होंने 1 घंटे मतलब रोक दिया कि भाई अगली ट्रेन में चढ़ेंगे, वो बंदा आ रहा है अपना। अच्छा, ये प्रवीण कुमार का क्या माजरा है उत्तर प्रदेश का? और प्रवीण कुमार का एक क्रिकेटर भी है प्रवीण कुमार, मेरे हाँ, से पता ताल्लुक नहीं ये रखते हैं। नाम में ही कुछ है क्या क्या समझ में नहीं आता कि जो भी प्रवीण कुमार का जो भी बंदा मेरे को मिलता है वो बहुत दिल के साफ और बहुत अच्छा मिलता है, और उसकी स्टोरी भी कुछ अलग ही होती है देखने को। वो स्ट्रगल करता है चीज़ों को जल्दी से, वो होता है ना कि समाज की चीज़ों को जल्दी से मानता नहीं हो कि ये नहीं कर सकते हम, वो नहीं कर सकते, वो थोड़ा पॉजिटिव माइंड में रहता क्रांतिकारी है। विद्रोही एक नेचर के होते हैं और बहुत पॉजिटिव होते हैं प्रवीण कुमार, कैसा देखा गया है। ये भी हैं प्रवीण कुमार, क्रिकेटर हैं। और मैं बात कर रहा था भाई की सपोर्ट की, तो ऐसी कई सारी कहानियां हैं, क्योंकि आप ख्वाब देखते हैं पूरा नहीं कर पाते, तो शायद आप अपने भाई को प्रमोट करते हैं और वो कर पाता है। सचिन तेंदुलकर एक बड़ा उदाहरण है, उनके भाई अजित तेंदुलकर ने उनको बड़ा सपोर्ट किया। फिर यही उदाहरण सौरव गांगुली के विषय में भी देखा जाता है कि उनके भाई थे स्नेहाशीष गांगुली, और दोनों ही क्रिकेट खेले। वो भी स्नेहाशीष भी बंगाल के लिए डोमेस्टिक रणजी ट्रॉफी खेलते थे, लेकिन सौरव गांगुली भारत के कप्तान बने। मोहम्मद कैफ, मोहम्मद सैफ, इरफान पठान, यूसुफ पठान, इस तरीके की, और इंटरनेशनल लेवल पे स्टीव वो, मार्क वो और एंडी फ्लॉर, ग्रांट फ्लॉर, इस तरीके के बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? So easy! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। प्रवीण कुमार के भाई ने उनको सपोर्ट किया। आज प्रवीण कुमार ने इस कदर नाम रोशन किया अपने परिवार का, अपने गांव जेवर का, और अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश का, और सबसे बड़ा कि भारत का। और जो शुरू में मैंने चंद लाइनें पढ़ी थी कि झुक सके न जो, रुक सके न जो, इस धरा से उस गगन तक मंजिलों को पा सके जो, ये शहर क्या, ये गांव क्या, ये देश की पहचान है, ये हौसलों की उड़ान है, ये हौसलों की उड़ान है, ये हौसलों की उड़ान है। यहाँ से प्रवीण कुमार आगे का क्या सफर है, क्योंकि सिर्फ 23 साल की उम्र, साथ में पद्मश्री, उसके बाद खेल रत्न, उससे पहले खेल रत्न, और उससे पहले अर्जुन अवार्ड। दमखम खूब है, स्किल्स खूब है। कहाँ देखते हैं खुद को प्रवीण कुमार? मैं सर, मेरा एक मोमेंट था स्टार्टिंग से कि 2021 में जब मुझे सिल्वर मिला, तो ब्रिटेन का गोल्ड था। तो पूरी स्टेडियम में जो नेशनल एंथम जो कंट्री का सुनाया जाता है वो गोल्ड वाले का सुनाया जाता है, तो ब्रिटेन का बज रहा था। तो माइंड में वो फीलिंग थी यार कि अपने इंडिया का क्यों नहीं बज रहा है। तो जब मैंने 2024 में मैंने सोच लिया था कि यार 24 में अपना बजवाना है, जब वो सुना तो वो फीलिंग मुझे
मतलब जब तक मेरी बॉडी वर्क करेगी, जब तक मेरी माइंड बोलेगा कि नहीं करेंगे, तब तक मैं वो फीलिंग दोबारा से अपने भारत को, अपने आप को महसूस कराना चाहता हूँ। 2028 LA में कोशिश करूँगा कि अपना नेशनल एंथम अपनी कंट्री का पूरे 1,60,000 लोग पूरे स्टेडियम में, आउटर कंट्री, वो भी आउटर कंट्री में बहुत सारी कंट्रीज होंगी, वो सब उसके सम्मान में खड़े होंगे। और वो चीज़ एक अलग, मतलब एहसास ही बहुत अलग है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, माइंड से आंखों से अपने आप ही आंसू निकलने लगते हैं, यार ये पल जीना है। तो अभी मेरा वर्ल्ड चैंपियंस, अभी इस साल एशियन गेम्स है, उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप है नेक्स्ट ईयर, तो और उसके बाद ओलंपिक्स है। तो अभी 2028 तक हमने प्लान करके रखा है कि अपने को ये सारी चीज़ें करनी है। और स्टार्टिंग तो हम LA की ही कर रहे हैं अभी से ट्रेनिंग में, और कोशिश करेंगे कि भारत को एक और नया गोल्ड मेडल 2028 में दिलाएं। तो प्रवीण कुमार ने किस तरह से अपने खेल के जरिए, अपने पुरस्कारों के जरिए, अपने व्यक्तित्व के जरिए, अपनी शख्सियत के जरिए और खेल के मैदान पर जो उन्होंने परचम लहराया हिंदुस्तान का, उसके जरिए इस जनरेशन को इंस्पायर किया है। और छोटी बात नहीं है, आज हौसलों की उड़ान के अंदर हैं, इतने बड़े अचीवर हैं, पद्मश्री, खेल रत्न, उससे पहले अर्जुन अवार्ड, और बार बार मैं कह रहा हूं कि सिर्फ 23 साल की उम्र है और इंस्पायर कर चुके हैं आने वाली जनरेशन को। क्या संदेश देंगे आने वाले एथलीट को, और ख़ास तौर पर जो स्पेशली चैलेंज्ड एथलीट हैं और ट्रैक एंड फील्ड के अलावा और भी एथलीट, क्या संदेश देना चाहेंगे प्रवीण कुमार? मैं ये नहीं बोलना चाहता कि सब लोग स्पोर्ट्स ही करो, कि यार ऐसा नहीं है कि यार हम सब लोग ओलंपिक मेडलिस्ट ही होंगे या फिर एशियन मेडलिस्ट होंगे, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि हम, और अलग अलग हर एक इंसान के अंदर एक अलग खूबी रहती है, और उस खूबी को पहचान लेगा तो वो बहुत जल्दी से सक्सेस हो जाएगा जी। वैसी चीज़ें या तो डेस्टिनी आपको साथ में लेके जाती है। मैं चाहता हूँ कि आपका जो भी मन करे, जो आपकी अंदर की आवाज़ आपको बोले कि मुझे ये करना है, आप उसमें अपने आप को झोंक दो। आप चाहे उसमें कितना भी प्रॉब्लम्स आए, कितना भी कठिन परिश्रम, हार्डवर्क करना पड़े, चाहे कितना भी टाइम आपको लग जाए, लेकिन जब तक मत छोड़ना जब तक आप उस चीज़ को पा ना लो। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि वो जब गोल के नज़दीक पहुंचने वाले होते हैं तो उनको दूसरे गोल्स दिखने लगते हैं, क्योंकि उनके पास जब कोई UPSC की तैयारी कर रहा है तो बीच में आगे कोई बोलने लगे कि यार हम तुम्हें सब इंस्पेक्टर देंगे, ये देंगे, तो उनको वो उस तरफ भग जाते हैं जल्दी, कम पे सेटिस्फाइड नहीं हाँ, हो रहा कम पे सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो और या तो फिर वो कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो 2-3 गोल बना लेंगे कि ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, प्लान B, प्लान C, प्लान D, होना चाहिए प्लान B, प्लान C, या नहीं होना चाहिए? मैं मानता हूँ कि अगर आपका प्लान A बहुत अच्छा है, आप कर सकते हो, आप में विश्वास है, तो आपको प्लान B की ज़रूरत नहीं। आपका एक ही प्लान रहे तो मुझे लगता है कि आप अगर उससे ना ही घबराएंगे और ना पीछे हटेंगे चीज़ों पे, तो वही आपका प्लान B सक्सेसफुल हो जाएगा। वो सी सब चीज़ें मैंने अपनी जर्नी में देखी हैं। प्रॉब्लम्स आई हैं, मसल्स फटी हैं, फ्रैक्चर्स हुए हैं, बहुत जगह रोका गया है। और स्पोर्ट्स तो मैं ऐसी चीज़ थी जिसको करने के लिए साफ मना कर दिया था, किसी ने सपोर्ट नहीं किया था। अपने जो जानने वाले लोग तो उन्होंने सपोर्ट किया मुझे। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक ही गोल पर बने रहें जी। हार्ड वर्क, ये सब चीज़ें आएंगी। मेरी एक कहावत है, मैंने खुद ही मैं अपने आप को बोलता हूँ कि जब आप गोल भी, जैसे हम सपना सोचते हैं ना, तो हम सपने के काबिल नहीं बनते कि हम उसको वो हो जाएं कि हम चाहते हैं कि वो मेरा हो जाए। जी जी जी। वो सपना आपको अपने काबिल बनाएगा, वो आपकी जर्नी में ऐसी ऐसी सिचुएशंस खड़ी करेगा कि आपको छोड़ने का मन करेगा कि यार मैं ये नहीं कर पाऊंगा। कि आपसे हर एक स्टेप पे क्वेश्चन पूछेगा कि ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन है तेरे पास, नहीं है। अगर तेरे पास सॉल्यूशन होगा तो तू नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, नेक्स्ट लेवल पे जाएगा जी। जब जितनी हम प्रॉब्लम्स फेस करेंगे और सॉल्यूशन निकालते जाएंगे, हमारा गोल इतना ही नज़दीक हमारे पास आता जाएगा। और जब आप पहुंच जाओगे, आपको ज़रूरत नहीं है कि यार मुझे गोल को अचीव करना है, गोल खुद आपके सामने आके बोलेगा कि आज मैं तेरा हूँ। जैसे कहते हैं जोश जवानी और जोश के साथ जुनून भी, और कहते हैं ना कि जिनको विश्वास है फूल खिल जाएंगे, चाहे ज़मीं हो कितनी भी कठोर, हर घड़ी चलते हैं वो उजाले की ओर। और उजाला क्या आपने चमकाया, खुद को कहें कि
है ना, शहजादा बना लिया ट्रैक एंड फील्ड का, हिंदुस्तान का, पैरालंपिक का। जी। क्या खूब आपकी कामयाबी है। और कार्यक्रम के शुरू में भी मैंने चंद पंक्तियां पढ़ी थी, वो आपकी ही तारीफ में थी, और फिर से मेरा मन कर रहा है कि जब मैंने शहजादा आपको कहा तो मैं वो पंक्तियां फिर से पढ़ दूं, वो लाइनें फिर से पढ़ दूं कि शहजादे हैं वो ज़मीं के, जोशीले जोशीले वो शहजादे हैं ज़मीं के, जो चलें तो चलें जैसे चलती हैं आंधियां, मंजिलों की राहों में जो पर्वत आए तोड़ दें, नदियों को मोड़ें और दरियाओं का ये रुख मोड़ दें। थैंक यू। शहजादे जो Thank you. हैं ज़मीं के, और प्रवीण कुमार जैसे शहजादे, दिल खुश हुआ। और ऐसी दुआएं और उम्मीद कि आने वाला वक्त प्रवीण कुमार के लिए और भारत के ट्रैक एंड फील्ड के लिए, एथलेटिक्स फील्ड के लिए और भी कामयाबी लेकर आएगा। इसी नोट पर हौसलों की उड़ान को आज यहीं पर हम ख़त्म करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण, हौसलों की उड़ान में आने के लिए, और बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए, बहुत कामयाबी की बहुत सारी दुआएं आपको। थैंक यू। सुर्खरू होते हैं दुनिया में हमेशा वही लोग, दश्त सहरा से जो सरगर्द गुजर जाते हैं। हौसलों की उड़ान के आज के इस शो में राशिद और प्रवीण के साथ बस इतना ही, लेकिन इस वादे के साथ कि अगले शुमारे में एक और अजीम शख्सियत के साथ फिर करेंगे आपसे मुलाकात। लेकिन चलते हुए आपको याद दिला दें कि आप हौसलों की उड़ान को और डीडी उर्दू को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। हम आपके लिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर उपलब्ध हैं, और आप हमें ट्वीट भी कर सकते हैं। तो अपना रखें खास ख्याल, फिर होगी मुलाकात। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आदाब।